हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चे कह रहे हैं सर हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा बताइए, लास्ट क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था वो आपने घर जाके रिवाइज किया होगा। कैसा फील कर रहे हैं आप सब? क्या आपको मेरी बातें समझ में आई थी? बहुत अच्छी बात है अगर आपको मेरी बातें समझ में आई थी और आपको मेरी बातें ऐसे ही आगे भी समझ में आती रहेंगी। तो बेटे, लास्ट क्लास में हमने कुछ पार्टनरशिप के थ्योरेटिकल टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ रेडी हो जाएंगे, अपने पास रजिस्टर और पेन रेडी कर लेंगे। सर हम समझ गए हैं, आप शुरू कीजिए। ओके, तो आइए और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब बेटे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली हम आपको दो चीजें सिखाना चाहते हैं। मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है? हाँ, आपके पास वीडियो है, कभी भी आप वीडियो रोक भी सकते हैं, कभी भी आप रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। और मैं बिल्कुल इसी पेस में पढ़ाऊंगा कि आप समझते भी जाएं और नोट भी करते जाएं। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में बेटे हम आपको बेसिकली दो चीजें सिखाएंगे। एक तो हम सिखाएंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स का विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है सर। इसे ना हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बुलाते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। साथ ही साथ हम आपको फंडामेंटल्स में एक और चीज सिखाते हैं जिसे हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो बेटे हम आपको दो चीजें सिखाएंगे। एक तो होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। जब ये दो चीजें हम आपको बेसिक इनके बता देंगे तो फिर हम इसकी और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। फिर हम इसकी डिटेल में जाना शुरू करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम आपको आज यही समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। आइए बच्चों, मेरे साथ साथ सभी बच्चे समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करते हैं मैं आपको ये याद दिलाता हूं। ठीक है? जब आप 11th क्लास में थे तो आपने प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे। प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स जब आप पढ़ते हो तो फाइनल अकाउंट्स में दरअसल आप क्या क्या बनाते हैं। नंबर वन, फाइनल अकाउंट्स में एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक मैंने 3 नंबर छोड़ दिया क्योंकि पहले आपके लिए 3 नंबर होता था बैलेंस शीट। इसका मतलब क्लास 11th में आप लोग जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे जिसे हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें
आप एक पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मैं पार्टनरशिप की बात आपको पढ़ाऊंगा तो पार्टनरशिप में भी ये ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि क्लास 11 में बनता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बेटे वैसे ही बनेगा जैसे ये बनता था। इसीलिए ये दो चीजें हम आपको क्लास 12th में दोबारा नहीं पढ़ाते। अगर प्रोप्राइटरशिप हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद में बैलेंस शीट बनती है। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, यही बात होती है। लेकिन अगर ये फाइनल अकाउंट्स किसी पार्टनरशिप के हों जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि सिर्फ पार्टनरशिप में बनता है, तो ये हमारे पास नई चीज है। हम आपको फंडामेंटल चैप्टर में यही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बैलेंस शीट में भी सभी कुछ सेम होता है, एक्सेप्ट यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं। और यही दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं कि हम आपको इस चैप्टर में दो नई बातें हैं जो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है सर, आइए जी हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं बेटे? हमें याद है कि सबसे पहले हम लोग बनाया करते थे क्लास 11th में एक ट्रेडिंग अकाउंट। हां सर, याद आ गया। यहां पर हमारा आता था ओपनिंग स्टॉक, यहां पर आती थी हमारी नेट परचेजेस, यहां पर आती थी हमारी नेट सेल्स, यहां पर हमारा आता था क्लोजिंग स्टॉक, और फिर यहां पर कुछ हम लोग वेजिस, कैरिज इनवर्ड, ये सब खर्चे डाल दिया करते थे, है ना। और फिर यहां पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर होता था। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से क्या आपका मतलब यही ग्रॉस प्रॉफिट होता है? मैंने कहा नहीं बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं आपको ना सारी जो 11th क्लास में आपने बातें पढ़ी थी ना वो पढ़ा रहा हूं। फिर यहां पर आप ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते थे, ऊपर से ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाता है, और फिर यहां पर आप ना खर्चे दिखाते हो जो आपके बिजनेस के जेन्युइन खर्चे होते हैं। सर हमारे बिजनेस में कौन से जेन्युइन खर्चे होते हैं बताओ? हमें तो सभी जेन्युइन खर्चे लगते हैं। जेन्युइन खर्चे का मतलब है आप रेंट देते हो अपने बिजनेस का, ऑफिस है आपके पास या कुछ भी है आपके पास, गोडाउन है, आप उसका किराया देते हो, आप यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, आप यहां पर सैलरीज चार्ज करते थे, ये सैलरीज टू एम्प्लॉइज ये आप दिया करते थे, आप कमीशन दिया करते थे, कमीशन टू एम्प्लॉइज, जो आपके यहां नौकरी कर रहे होते हैं ना उन्हें हम एम्प्लॉइज बुलाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपके यहां बेड डेट्स हो सकता था, मतलब कई सारे खर्चे होते थे, आपको इवन याद करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप चार्ज कर लेते थे तो फिर आप यहां पर निकालते थे नेट प्रॉफिट। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक बैलेंसिंग फिगर होती थी। हां सर, याद आया। पहले हम क्या करते थे, पहले तो हमें यह समझना होगा, पहले हमारे बिजनेस का एक ऑनर होता था, सिंगल ऑनर। इसीलिए हम इस नेट प्रॉफिट को उठा करके सीधा सीधा बैलेंस शीट अकाउंट में, सॉरी बैलेंस शीट में ले जाकर कैपिटल अकाउंट में प्लस कर दिया करते थे। बोलिए ऐसा करते थे या नहीं करते थे?
सर यही करते थे, क्योंकि तब बिजनेस का एक ही ऑनर होता था और एक ही ऑनर कहता था ये प्रॉफिट मेरा है, तो वो हम उसकी कैपिटल में जोड़ दिया करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर अब क्या हुआ? अब बेटे समस्या ये स्टार्ट हो गई कि अब हमने कर ली पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में आप सभी जानते हो कि भाई मेरे पास एक से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कितने भी लोग हो सकते हैं, कम से कम दो होते हैं। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग भी होते हैं, तो ये जो बिजनेस में मैंने नेट प्रॉफिट निकाला है, ये कम से कम दो लोगों का है। तो पहले तो इस प्रॉफिट को सीधा हम कैपिटल में डाल देते थे ना, लेकिन अब इस प्रॉफिट के अगर दो दो हिस्सेदार हैं, तो मुझे इस प्रॉफिट को पहले उन लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी पी एंड एल अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है ना, वो हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग बुलाते हैं, सबसे पहले यहां पर हम इसका नाम रख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना, विभाजन करना। तो ये वो नेट प्रॉफिट है जो कि अब पार्टनर्स में डिवाइड होने वाला है। इसीलिए इस प्रॉफिट्स का अब हम नाम रख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। और इसके नीचे का पार्ट आपको क्लास 12 में सिखाया जाएगा, इससे ऊपर का पार्ट आप क्लास 11th में सीख चुके हैं। तो हम लोग इसके आगे का पार्ट आपको सिखाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि कहां तक आप पढ़ चुके हो और कहां से आगे हमें जाना है। और इसके बाद बैलेंस शीट का पार्ट होता है, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सर ये जो प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में आता था, ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा और इसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब सर ये वाला प्रॉफिट आप पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे? अब देखो, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में अलग अलग योगदान दे रहे हैं। अलग अलग योगदान कैसे दे रहे हैं? तो उन्हें अलग अलग कंपेंसेशन मिलेगी। अलग अलग योगदान ऐसे दे रहे हैं और अलग अलग कंपेंसेशन कैसे मिलेगी, मेरी बात समझिएगा। अब हो सकता है ये मेरा पार्टनर ए है और ये मेरा पार्टनर बी है, और हो सकता है कि ए ने व्यापार में ज्यादा कैपिटल लगाई हो बी के रिस्पेक्ट में। हां सर, ये पीछे झगड़े की भी वजह बन रही थी। तो बेटे हम पार्टनरशिप डीड में तय कर लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे, इस प्रॉफिट में से पहले हम लोग पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि प्रॉफिट कमाने में अलग अलग कैपिटल का योगदान रहा है, इसीलिए प्रॉफिट का डिवीजन करेंगे तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। सर और क्या देंगे? मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ए व्यापार में ज्यादा समय देता हो बी की तुलना में, या बी व्यापार में ज्यादा समय देता हो ए की तुलना में। हमने एक म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट पढ़ा था कि एक वर्किंग पार्टनर हो सकता है, एक नॉन वर्किंग पार्टनर हो सकता है। तो वर्किंग पार्टनर कहता है कि देखो प्रॉफिट कमाने में मैं ज्यादा योगदान देता हूं। हमने कहा बिल्कुल, हम आपकी बात मानते हैं, आपका आभार मानते हैं, इसीलिए हम आपको इसके बदले में सैलरी देने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम सैलरी टू पार्टनर्स देते हैं। कई बार पार्टनर कहता है कि देखो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस करते हो, तो हम पार्टनर को कमीशन भी दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये कहते हैं कि सारा प्रॉफिट मत बांट लो, कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो हम रिजर्व्स में कुछ प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, और उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट्स बच जाते हैं उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं
इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और इसी के लिए हम सभी पार्टनर्स को समझाते हैं कि बेटे आप पार्टनरशिप डीड बना लो, और अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो ही इन एप्रोप्रिएशंस को हम फॉलो कर पाते हैं, और अगर वो ये डीड नहीं बनाते हैं तो हम जानते हैं कि ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, ना किसी पार्टनर को कमीशन देना है, और प्रॉफिट भी इक्वल बांट देना है। ठीक है, यानी कि बेटे डिस्ट्रीब्यूशन तो हर केस में होगी। अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो फिर डीड के अकॉर्डिंग होगी, और अगर डीड नहीं बना रखी तो सिंपल सा प्रॉफिट दोनों में इक्वल बांट दिया जाएगा। चलिए ठीक है सर। अब बेटे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन ये था, और इसमें से मैंने ये बांटना शुरू किया। जब मैं ये सब बांटता चला गया तो बाकी मैंने प्रॉफिट इनमें बांट दिया। इसका मतलब मैंने सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया, और ये जो मैंने टर्म लिखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व, ये प्रॉफिट्स, दीज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। याद रखना, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी टू पार्टनर क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कमीशन टू पार्टनर क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है सर। सर ये जो हमने पी एंड एल में लिखा है कमीशन टू एम्प्लॉय, ये अलग है? मैंने कहा यस, ये अलग है। कमीशन टू पार्टनर अलग होता है और कमीशन टू एम्प्लॉइज अलग होता है। यानी कि सबसे पहला काम होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। यहां पर हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, और यहां पर हमने प्रॉफिट को उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मतलब ये कि कुछ आइटम्स प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले ही डेबिट हो गई थी, और कुछ आइटम्स प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद डेबिट हो रही हैं। जो आइटम प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले डेबिट होती हैं, उसे हमारी अकाउंटिंग एक नाम दे देती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बातें आपको समझनी है। बच्चा कह रहा है मुझे ठीक से दिखा नहीं। इन सब चीजों को मैंने कहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी जो चीजें प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले डेबिट कर दी जाती हैं, उन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यानी कि जो आइटम्स या जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पी एंड एल में डेबिट किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और जो चीजें प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी जब आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको ये चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशान करेंगी, लेकिन अगर आपके माइंड में इसकी विजुअलाइजेशन हो रखी होगी तो ये आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैंने इन बातों को आपको समझा दिया। सर हम तो समझ गए, हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। आइए जी, काश मैं प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करता, इतने सिंपल तरीके से करता। जानते हो हमारी अकाउंटिंग धीरे धीरे ना सिंप्लीफाइड होती जा रही है, ताकि किसी भी आम आदमी को समझ में आने लग जाए। लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है वो इतना भी सिंप्लीफाइड नहीं हुआ, यानी वो भी अकाउंट की फॉर्मेट में ही है। तो ये जो मैंने आपको बना के बताया, ये तो समझाने के लिए बनाया। अगर मैं इसे एक्चुअल में बनाऊं तो इसके लिए भी एक अकाउंट बनेगा, और उस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए,
यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही आइटम आएंगी, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन कुछ और होगी। तो सर वो प्रेजेंटेशन बताइए। मैंने कहा आइए और मेरे साथ साथ उस प्रेजेंटेशन को नोट करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उनकी हैबिट होती है कि वो स्केल लेते हैं और फिर बड़ी सुंदरता से अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। बेटे स्केल लेकर के काम करना आप एग्जाम में, आप मुझे देखो क्या मैं स्केल लेता हूं, तो फिर आप लोग भी स्केल लेना छोड़ो ना। ऐसे पेज को बीच में से डिवाइड कर देते हैं हम, एक ऐसे लाइन डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल, एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, और ये बीच में से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। लो हमारा अकाउंट तैयार है। ये लीजिए बेटे, कितनी देर लगी? तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे प्रैक्टिस करते हुए। और यहां पर हम नाम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमारी क्लास 12th में काम यहीं से स्टार्ट होता है। एक बार मैं यहां लिख देता हूं वही जो आप हमेशा से लिखते आए हो। पर्टिकुलर्स है, अमाउंट इन रुपी है, यहां पर्टिकुलर्स है, अमाउंट इन रुपी है, यहां डेबिट है और यहां क्रेडिट है। अगली बार सीधा टी बनाएंगे, 2 लाइनें खींचेंगे, खटैक खटैक काम करना शुरू। ठीक है? ठीक है सर। अब देखिए, जब मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं तो इसका मतलब इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुका हूं, और क्वेश्चन मुझे सीधा बताएगा कि हमारा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन इतना था। तो यहां पर क्या आता है? यहां पर आता है सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आपके पास यहां पर आ जाता है कि इसका मतलब आपने बिजनेस में क्या प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट को कमाने में अलग अलग पार्टनर ने अलग अलग योगदान दिया, और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे रिवॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं। देखो, इसमें से हम पार्टनर को दे देते हैं एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 2 पार्टनर हैं, ए और बी। इस तरीके से हम दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट दे देते हैं। फिर हो सकता है सैलरी देनी पड़ जाए पार्टनर्स को। ये भी मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर थे, तो हमने दोनों को ही सैलरी दे दी। हो सकता है कि हमें कमीशन देनी पड़ जाए, तो कमीशन टू पार्टनर। ये भी अगर 2 पार्टनर हुए तो हम ए और बी को देंगे। डीड बताती है किसको क्या देना है। अच्छा, जैसे बेटे फर्म पार्टनर्स को ये प्रॉफिट देती है, ऐसे ही पार्टनर को पनिश भी करती है कि आप कैपिटल को विड्रॉ करते हो। तो कैपिटल को विड्रॉ करते हो तो आपको भी फर्म को इंटरेस्ट देना चाहिए। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लेती है फर्म, यानी ये फर्म पार्टनर से लेती है, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है, और ये फर्म पार्टनर्स को देती है, तो ये फर्म के लिए खर्चा होता है, इसीलिए ये डेबिट हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। अगर ए और बी 2 पार्टनर हम लेके चलते हैं तो दोनों में गिवन रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लीजिए बेटे, इस तरीके से हमारे सारे के सारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बताएं, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आई है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो फिर मैं आपको समझाता हूं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे किया करेंगे। ठीक है सर, आप हमें समझाइए। अच्छा, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि हमने आपको ये
पढ़ाया क्या है, पेज नंबर 1.7 पर हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, हमने आपको ये सिखाया है। और बेटे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, अच्छे बच्चे होते हैं, तो हमारे बच्चे कह रहे हैं सर हम सब तो पढ़ने वाले हैं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1 स्टार और 2 स्टार जो लगे हुए हैं, ये हम आपको धीरे धीरे बाद में समझाएंगे कि 1 स्टार 2 स्टार के पीछे क्या लॉजिक है। नीचे 1 स्टार और 2 स्टार का मतलब भी लिखा हुआ है, तो आप इसकी चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, जो बातें हमने आपको बताई हैं वो सारी की सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूं, पेज नंबर बुक का है, पेज नंबर है 1.68। ठीक है सर, पेज नंबर 1.68। और पेज नंबर 1.68 पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। और बेटे अब मेरे को तो मार्केट में न्यू बुक मिल गई है टीएस ग्रेवाल की, तो मैं इसी बुक से करा रहा हूं। ठीक है जी, इसी बुक के पेज नंबर की बात कर रहा हूं आपके साथ। पेज नंबर है मेरे पास 1.68 और 1.68 में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अमित एंड विजय स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015। देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो हम अपने माइंड में ध्यान कर लेते हैं कि अमित और विजय दो पार्टनर हैं। अमित की कैपिटल 2 लाख है और विजय कैपिटल 1,50,000 है। और पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10% पर एनम। अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपीज पर मंथ। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पर एनम लिख के कंफ्यूज कर सकता है। विजय को मिलेगी 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट्स का डिवीजन होगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है सर। और उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 जो थे, ध्यान से देखिए, बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस। तो यहां पर हमेशा बिफोर एप्रोप्रिएशन ध्यान से देखना है। बिफोर अबव एप्रोप्रिएशंस वाज 2,16,000। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना होगा, 2,200 रुपए अमित का होगा और 2,500 रुपए विजय का होगा। और क्वेश्चन कह रहा है जरा आप मुझे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। बच्चे कहेंगे लो सर कितना आसान काम है, अगर आप हमें एक मौका दो तो हम बना के दिखा भी दें आपको। मैंने कहा रुको, मुझे पता है आप लोग बहुत होनहार हो, लेकिन फिर भी मुझे भी तो कुछ काम करने दो ना। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैंने कोई काम किया है। आपके करने के लिए बहुत सारा होमवर्क देंगे, चिंता की बात क्या है। ठीक है सर, तो आप ही फिर शुरू कीजिए, हम आपकी नकल लगाएंगे। मैंने कहा नहीं नकल लगाने को बेटे, आप वीडियो रोक के बनाइए क्वेश्चन। ठीक है सर, हम आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे, आप बस शुरू कीजिए। मैंने कहा ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर है 1.68 और हमसे मांगा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको करना क्या है, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। अब ये मत कहना सर बीच में डबल लाइन खींचो, इन सब बातों का ध्यान आप अपने आप रखना, मैं इन सब बातों पर फोकस नहीं करने वाला। ठीक है ना, मैंने कहा था कि बस हम ऐसे ही खींच दिया करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट जिन बच्चों की लिखने की आदत है वो लिखते रहेंगे, हम उन्हें मना भी नहीं करेंगे, है ना। ठीक है सर। तो हमने हेडिंग डाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे डाल देना फॉर द ईयर एंडिंग सो जो भी आप डालते हो। हम इसलिए सजाने की बात नहीं करेंगे, हम सीधा काम की बात पे आएंगे।
हमारी काम की बात यह है कि हम क्रेडिट साइड पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना इतना आसान होता है कि कहने की बात ही नहीं है। तो एग्जामिनर को भी बड़ा सोचना पड़ता है कि मैं बच्चे को कैसे चेक करूं कि बच्चे ने बातों को अच्छे से समझा है। ठीक है ना? तो मैं आपको बार बार समझाता रहूंगा कि इन बातों पर ध्यान रखना। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है ना, इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। हालांकि ये बात आपको समझने के लिए है, यहां आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जल्दी से पढ़ के बताइए, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना था? 2,16,000। अच्छा, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि बेटे एप्रोप्रिएशन का कोई ऑर्डर नहीं होता। कहीं आप अपने माइंड में यह बात बैठा लें कि सर सबसे पहले तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, फिर सैलरी होगा, फिर कमीशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट सबसे लास्ट में आता है और उसके बाद इन एप्रोप्रिएशंस का कोई ऑर्डर नहीं होता। हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन जिस ऑर्डर में हमें समझाता है उसी ऑर्डर में हम आइटम्स को लिखते जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं भी यहां लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी क्वेश्चन पढ़ते जाओ, अगर आपको लगे कि ये फर्म प्रॉफिट दे रही है तो यहां लिखेंगे, और अगर फर्म प्रॉफिट ले रही है तो यहां लिखेंगे। आपको मैंने फॉर्मेट में बता दिया फर्म प्रॉफिट को किस फॉर्म में बांटती है और किस फॉर्म में चार्ज करती है। तो सर हमारे दो पार्टनर थे, एक अमित था और एक विजय था। ठीक है, तो चाहे आप अमित और विजय लिख लो, या अमित कैपिटल अकाउंट विजय कैपिटल अकाउंट, जैसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, अमित कैपिटल अकाउंट विजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन है तो मुझे समझाना तो बनता है ना कि सर इंटरेस्ट का अमाउंट निकालोगे कैसे। चेक कीजिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया था 2 लाख और 1,50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे लेना है कितना? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आइए जी इनसे चार्ज कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित की कैपिटल कितनी है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करो, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। अमित की कैपिटल थी सर 2 लाख रुपीस और रेट था 10%, और टाइम है 12 महीने, तो 12/12 होता है। और विजय की कैपिटल थी 1,50,000, उस पर रेट दिया हुआ है 10% और टाइम हो गया 12/12। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम हमेशा 12/12 होता है, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक का पूरे साल का ब्याज निकाला जाता है। बाकी किसी केसेस में हो सकता है कि 12 महीने से कम भी रहे, इसीलिए 12 की इंपॉर्टेंस है। ऊपर जो 12 लिखा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पूरे साल का इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे रहा हूं। तो 2 लाख का 10%, ये आपको वर्बल कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए 20,000, और 1,50,000 का 10% 15,000, यानी मेरा 35,000 का प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है सर। अब क्वेश्चन कह रहा है अमित को सैलरी दे दो 2,000 पर मंथ, विजय को सैलरी दे दो 3,000 पर मंथ। अब लिखो टू सैलरी। अमित को देना है, विजय को देना है। अब कैपिटल अकाउंट लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, एक ही बात है। तो अमित को देना है 2,000 पर मंथ, तो ये हो गया 24,000 पूरे साल का। और विजय को देना था 3,000 पर मंथ, तो ये हो गया 12 3 36,000, और ये टोटल हो गया 36 40 और 40 एंड 2 60,000। थोड़ा थोड़ा ना अपने मन में आपने वर्बल कैलकुलेशंस की आदत डालनी है, इससे ना आपका अकाउंट प्रिपरेशन में टाइम बचेगा, वरना एग्जाम में आप समझ लीजिए आप गलती करना शुरू करोगे। ठीक है सर।
अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि प्रॉफिट को शेयर कर लो 3:2 में। लेकिन बेटे अभी रुकना पड़ेगा, पहले सारा काम करना है, लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है सर। अब यहां पर देखना है बेटे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म ले रही है पार्टनर से 2200 अमित से और 2500 विजय से। तो फिर यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, अमित और विजय। अमित से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया गया 2200 और विजय से लिया गया 2500। ये टोटल अमाउंट हो गया आपके पास 4700। इसके बाद आप इसे टोटल कर लीजिए। ये आया 2,20,700 और फिर यहां पर निकालेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमित कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखिए जी, यहां पर आएगा 2,20,700। अब 2,20,700 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कीजिए और मुझे बताइए प्रॉफिट कितना आया। अब बच्चे मुझे देख रहे हैं कि सर लिखेंगे तो हम कॉपी कर लेंगे। अरे बेटे, एग्जाम आपको देना है, आप ही को शुरू करना है, जल्दी करो। देखो मैं तो बहुत इजीली कर सकता हूं, आपकी मैथ्स मुझे नहीं पता। ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, 0 0, तो यहां 7 आएगा, यहां 5 है तो 5 और 5 10, 1 कैरी, 6 एंड 4 10, 2 12, 1 कैरी, तो ये आएगा 1,25,700। बच्चे देख रहे हैं, चकरा गए कि सर आपने कैसे निकाला। अरे आप भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसमें से इन दोनों को 95,000 को माइनस करो। ठीक है। अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ, बिल्कुल काम की बात अब समझनी है। ये 1,25,700 मैंने बांटना है, और कैसे बांटना है, इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है ना। यानी कि 3 इसका हिस्सा है और 2 इसके हिस्से हैं, यही मतलब हुआ 3:2। इसका मतलब इस प्रॉफिट के टोटल कितने हिस्से करने हैं, 3 और 2 5, इसके 5 बराबर हिस्से करने हैं। इसका मतलब ये कि 1,25,700 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो इसके 5 इक्वल हिस्से हो जाएंगे। कीजिए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए। जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आ जाएगा, प्रॉफिट का एक पार्ट, और 3 पार्ट आपने देने हैं अमित को, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। यह प्रॉफिट कहलाएगा अमित का। कीजिए, 1,25,700 को 5 से डिवाइड कीजिए, यह आंसर आ रहा है 25,140, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये आंसर आ गया 75,420। अब बच्चा कह रहा है सर आपने इसे 5 से डिवाइड क्यों किया। मैं हर क्वेश्चन में चेक करूंगा कि इसे कितने पार्ट का प्रॉफिट मिलना है, इसे कितने पार्ट का प्रॉफिट मिलना है, इन दोनों को ऐड किया करूंगा और जितने टोटल पार्ट आएंगे उसके उतने पार्ट बना दूंगा। यानी 125,700 के कितने पार्ट बनेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ऐड करने से आता है। हमारे पास क्वेश्चन में 3:2 थी, इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया। 3 + 2 5 से डिवाइड किया, 5 हिस्से हो गए, 5 में से 3 हिस्से इसको मिल गए, और विजय को कितना मिलेगा, 1,25,700 इंटू में 2/5, इसका आएगा 50,280।
और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब बेटे पहला पहला क्वेश्चन है, कुछ बातें सीख लो, कुछ बातें आप धीरे धीरे सीखोगे और फिर बाद में, अभी तो पूरा साल पड़ा है, बाद में आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही घबराता हूं अकाउंट्स में, मेरे तो फुल में से फुल मार्क्स आने वाले हैं। बताइए क्या ये मुश्किल काम था? नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान काम था। ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा आसान होता है, तो एग्जामिनर के लिए एक परेशानी होती है कि वो कहता है कि मैं बच्चों को, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, 12th क्लास में आ गए हैं, तो क्या मैं इन्हें बिल्कुल इतने आसान आसान सवाल पूछ के ये कह दूं कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं? अब बच्चे कह रहे हैं सर एग्जामिनर देखो कितना शैतान है, हमसे मेहनत करवाना चाहता है, हमें तंग करना चाहता है, तो वो कैसे तंग करेगा सोचो। एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है आपको तंग करने के, इसीलिए वो तंग करने के लिए सबसे पहला पैतरा क्या उठाता है कि वो आपसे कहता है कि मैं आपको प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन में छेड़छाड़ करता हूं। प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन में छेड़छाड़ करता हूं। बेटे क्वेश्चन नोट कर लिया ना, कहीं पता चले आप भी कॉपी करना शुरू कर दो कि सर ने सर्कल किया हम भी कर दें। बस अब मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं, सॉल्यूशन तो खत्म हो गया, अब मैं नई बात के ऊपर जा रहा हूं। ठीक है। ठीक है सर, बताइए। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं बेटे कि एग्जामिनर क्या करता है, इस प्रॉफिट को छेड़ना शुरू करता है। सर कैसे छेड़ेगा इस प्रॉफिट को? मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर 2,16,000 में से मैं 60,000 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? अब ये मत कहना सर क्यों करवा रहे हो, अरे कर तो दो ना जरा। अच्छा सर, जो बच्चे करेंगे वही मेरी बात सीखेंगे। करिए। 2,16,000 में से 60,000 माइनस करो, कितना आया? सर ये आ गया 1,56,000। कितना आया? 1,56,000। अगर क्वेश्चन ने बच्चों को तंग करना होगा, क्योंकि हम तो बेटे अकाउंटेंट हैं, सब कुछ सवाल ही देता है, हम तो सिर्फ प्रेजेंटेशन करके देते हैं, तो वो यहां पर ना क्या करेगा, वो लिखेगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ द पार्टनर्स वाज 1,56,000। यानी इस प्रॉफिट को, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, इसमें से क्या करता है, कोई ना कोई एप्रोप्रिएशन के आइटम को माइनस करके बता देता है। ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन यहां पर यह लिख देता, इस क्वेश्चन के अंदर, कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी वॉज 1,56,000, तो मेरा कंसेप्ट यह है कि मुझे तो बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए। बिफोर एप्रोप्रिएशन मतलब मेरा प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज वेल एज बिफोर सैलरी, एज वेल एज बिफोर रिजर्व एटसेट्रा। अगर वो लिख दे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 1,56,000, एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन लिख दे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 1,56,000, तो मैं क्वेश्चन से कहूंगा कि ये क्या बात हुई, मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए वो आफ्टर सैलरी नहीं चाहिए, वो मुझे बिफोर सैलरी चाहिए, क्योंकि सैलरी इज अ काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर आप पहले से ही एप्रोप्रिएशन को घटा लोगे तो भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फिर यूज ही क्या रह गया? तो सर क्या करना होगा? तो इसका मतलब यह है, क्योंकि इसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है और इसे बिफोर सैलरी अगर बनाना है, तो 1,56,000 में मैं 60,000 सैलरी के प्लस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2,16,000। अच्छा सर, वो ऐसे भी तो शरारत कर सकता था कि नेट प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इसी क्वेश्चन में चेक करते हैं। मेरा प्रॉफिट था 2,16,000 बिफोर एप्रोप्रिएशन। अगर इसमें से उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया होता तो माइनस कीजिए, कितना आया, जल्दी करो। मैंने तो कंप्यूट कर लिया। ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता आपको तो वो लिखता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 1,81,000। तो मैं कहूंगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ये जो आफ्टर प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालूंगा, उसे ऐड कर दूंगा और वापिस आ जाऊंगा 2,16,000 पे और फिर अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। इसका मतलब अगर लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन तो सीधा सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चले जाओ। अगर लिखा है प्रॉफिट आफ्टर एनी आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन तो पहले उस आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट में ऐड करना और फिर आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करना। ठीक है? ठीक है सर, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले इस बात का नोट डाल लेते हैं। ठीक है जी, क्या नोट डालते हैं? कंसेप्ट। इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डिडक्टिंग या आफ्टर डेबिटिंग, ये सब एक ही बातें होंगी। इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डिडक्टिंग या आफ्टर डेबिटिंग any particular item of appropriation, then तो आप क्या करेंगे? then you need to calculate profit बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन को ढूंढ लेना। कैसे ढूंढोगे? जो भी प्रॉफिट आपको गिवन होगा उसमें वो एप्रोप्रिएशन की आइटम जो आपको कही गई है कि आफ्टर एप्रोप्रिएशन, उस आइटम को अपने गिवन प्रॉफिट में ऐड कर लेना। सर कैसे ऐड करेंगे? तो वैसे तो मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल बना के समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बच्चों को बात समझ में ना आई हो, तो इसके लिए मेरे पास दो दो क्वेश्चन हैं। मेरे पास कौन सा नंबर क्वेश्चन है? तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है सर, आप हमें एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाएंगे, उसके बाद हम इस बात को समझ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा, बोलिए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो बेटे प्रॉफिट तो हम सबसे लास्ट में डिवाइड करते हैं। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। The partnership deed provides that interest on capital should be allowed at the rate of 10% per annum. Z should be allowed salary of 2,000 per month. सैलरी भी दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। देखिए, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वर 4 लाख। अब बताइए, आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर डेबिटिंग या इसको कह सकते हैं आफ्टर डिडक्टिंग जेड सैलरी दिया हुआ है। मुझे जो अकाउंट बनाना है
सैलरी उसी में आनी चाहिए थी, और मुझे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी दिया हुआ है। तो जानते हो, मैं सैलरी का अमाउंट निकाल के इस प्रॉफिट में जोड़ूंगा। यही बात आपको समझानी है कि जब एग्जामिनर को कुछ मिलता नहीं है ना, तो वो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन की बजाय आफ्टर एप्रोप्रिएशन करना शुरू कर देता है। तो यानी इसमें क्योंकि सैलरी घटी हुई है, तो इस प्रॉफिट में सैलरी का अमाउंट जोड़ेंगे, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आइए जी हम आपको यह काम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। डालिए जी हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 15, टी एस गरेवाल बुक, पेज नंबर 1.68 और 2016 का मेरा एडिशन है। हाँ जी सर। सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको बताया कि सिंपल तरीके से एक लाइन बनाओ, अपने पेज को बीच में से हाफ कर दो ताकि आपको स्ट्रेट लाइन डालने में दिक्कत ना हो। ये ऐसे डालेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और फिर ये बस बन गया फॉर्मेट। जल्दी शुरू कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2015। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। और बेटे मैं बहुत देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट जो है बिफोर एप्रोप्रिएशन गिवन नहीं है, इसीलिए जो मेरा प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 4 लाख, और इसमें अभी मुझे सैलरी का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी गिवन है। तो सबसे पहले यहां लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब बेटे हम धीरे धीरे आपको बातें सिखानी शुरू करेंगे। अब इसमें कुछ और बातें भी आ रही हैं जो धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे। इनमें लिखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो थी वो फिक्स्ड थी, और अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो तो फिर हम करंट अकाउंट यूज करते हैं। यानी कि जो फॉर्मेट में सिंगल स्टार डबल स्टार था वो इसीलिए दिया हुआ था कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो पार्टनर के नाम के साथ करंट अकाउंट लगाना, कैपिटल अकाउंट नहीं लगाना। इसका लॉजिक आपको अभी नहीं समझाएंगे, इसका लॉजिक आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे। अभी आप अपना फोकस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर रख रहे हैं। ठीक है सर। अब मेरे पास सर कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। तो हम लिखेंगे एक्स, वाई और जेड। और मैंने समझाया कि अब कैपिटल अकाउंट की जगह हम लोग करंट अकाउंट का नाम लिखेंगे, और ये बात मैं आपको बाद में इस पे चर्चा करूंगा। मुझे आपको यह समझाना है कि बेटे इनकी कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख और 250, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो था 10%। तो 10% अमाउंट कंप्यूट करना बहुत सिंपल होता है। 10% के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती। 10% का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब एक जीरो कम कर दीजिए, यानी एक्स का इंटरेस्ट बनेगा 50,000, वाई का 50,000, जेड का 25,000। 50,000, 50,000, 25,000, टोटल अमाउंट बना 1,25,000। ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा स्पेस कम करके लिख रहा हूं, तो आप स्पेस की कंजूसी मत करना, आप बिल्कुल खुला खुला एक एक लाइन में लिखना।
मुझे बार बार रजिस्टर ऊपर नीचे ना करना पड़े, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। ठीक है, तीन तीन पार्टनर आ गए, कहीं आप भी ऐसे ही करना शुरू कर दो। अच्छा सर, दूसरी बात, इसमें एक बात और लिखी थी कि Z शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। तो Z की सैलरी निकालो। अच्छा जी, अब यहां लिखेंगे टू Z करंट अकाउंट सैलरी। सर पहले तो हम लिखते थे खर्चे का नाम और फिर लिखते थे पार्टनर का नाम। ऐसा तब करना जब एक से ज्यादा पार्टनर को खर्चा मिल रहा हो या प्रॉफिट मिल रहा हो। अगर एक ही पार्टनर को दिया जाता है तो पहले पार्टनर का नाम और फिर सैलरी। और करंट अकाउंट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन के आइटम पहले आए, पार्टनर का नाम बाद में आए, या उल्टा लिख दूं। इस बात का लॉजिक समझो। अगर यहां पर एप्रोप्रिएशन की आइटम एक से ज्यादा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होनी हो तो पहले आइटम का नाम फिर पार्टनर का नाम। और अगर एप्रोप्रिएशन की आइटम सिर्फ एक ही पार्टनर को मिलनी है तो पार्टनर का नाम ब्रैकेट में एप्रोप्रिएशन आइटम का नाम। ठीक है, हमें ये मिलनी है 2000 पर मंथ के हिसाब से, और ईयर में है 12 मंथ्स, तो ये हो गया 24,000। और यही वो आइटम है जो मुझे यहां पे लाके जोड़ देनी है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा 24,000। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 4,24,000। ठीक है सर। उसके बाद प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। अब और कोई आइटम है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं, तो सीधा सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। यहां पर आएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट। अच्छा जी, सर कितना प्रॉफिट आएगा? आप बताओ कितना प्रॉफिट आएगा? सर ये प्रॉफिट आएगा 4,24,000। और 4,24,000 में से ये 24 जाएगा, वापस 4 लाख आएगा, और 4 लाख में से 125 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,75,000। अच्छा, अब बेटे इस 2,75,000 को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसीलिए अब आप पेंसिल से लिख रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन में मत लिख देना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट आता है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए बुक इसे एक नाम दे देती है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब आप इसे बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यानी टोटल कितने हिस्से हो जाएंगे? 2+2+1, 5 हिस्से होंगे। तो यानी एक्स का शेयर कितना होगा? 2,75,000 के कितने हिस्से होंगे? 5। एक्स का कितना शेयर है? 2। यानी 275 को डिवाइड करो 5 से। करिए फटाफट। मुझे तो लग रहा है 55 आएगा। यस। और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 आएगा। यही एक्स का आएगा, यही वाई का आएगा। और Z का आएगा 2,75,000 इंटू 1/5। इसे बोलेंगे 55,000। तो बेटे इसको डाल दो। 1,10,000, 1,10,000 और 55,000, 275। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर,
अब आप हमें कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे? अब बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन मेरे पास है। आइए बेटे, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 18। हालांकि क्वेश्चन नंबर 18 में ये वाला पॉइंट नहीं है, मैं अभी आपको एक दूसरा पॉइंट बताता हूं। दिखाना चाहता हूं कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से आपको परेशान करना चाहता है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको तंग करना चाहता है। आइए मेरे साथ साथ फटाफट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द बुक टी.एस. गरेवाल, पेज नंबर 1.69। आपने बेटे एक तो फॉर्मेट को अपने दिमाग में बिठाना है कि फॉर्मेट कैसे होगा, और फिर आपने समझना है कि एग्जामिनर आपको कैसे कैसे परेशान करने की कोशिश करेगा। और जब आप समझ जाओगे तो फिर उसके बाद एग्जामिनर कहेगा, हार मान लेगा, कहेगा ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनके आगे हमारी चलेगी नहीं, इसलिए इनको मार्क्स दे दो। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बात है पहले तो आपको समझाएं। उसमें उसने एक नया तरीका ढूंढा है आपको डिस्टर्ब करने का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 lakh रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट। अब करंट अकाउंट क्या होता है इसकी टेंशन छोड़ दो, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आप कैपिटल अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट लिखोगे, क्योंकि उसने साफ साफ आपको बता दिया। यानी करंट अकाउंट कब लिखना होता है? जब कैपिटल फिक्स्ड हो या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखा हुआ हो। लेकिन मैंने कहा कि इसका कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको भूल जाओ, कैपिटल्स को ध्यान रखो, 50, 50 और 1 लाख। अकॉर्डिंग टू डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है सर। सी वर्किंग पार्टनर था, उसको सैलरी दी जाएगी 12,000 पर एनम। ध्यान रखना ये ऑलरेडी पर एनम है। फिर वो कह रहा है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पहले 20,000 के प्रॉफिट को इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, अगले 30,000 के प्रॉफिट्स को 532, और रिमेनिंग बचे हुए प्रॉफिट्स को शेयर करना इक्वली। ये इसमें नई बात है, ये हम आपको सिखाएंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। द फर्म मेड प्रॉफिट ऑफ 1,72,000, और प्रॉफिट में ध्यान रखना है कहीं आफ्टर चार्जिंग तो नहीं लिखा, तो यहां बिफोर चार्जिंग लिखा है, यानी यहां पर किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है, काम हो गया। ये वाली बात इसमें सिखानी है। आइए ये सीख लेते हैं, फिर आप आज की क्लास आपकी कंप्लीट कर देंगे। लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्या कोई पीरियड दिया हुआ है? सर पीरियड तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो छोड़ दो इसको, डैश 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 लिख दो। सबसे पहले तो हम यहां क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिखने की जरूरत नहीं होती, 1,72,000। फिर यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो पार्टनर है ए का करंट अकाउंट, एक है बी का करंट अकाउंट, और एक है सी का करंट अकाउंट। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, और मैंने आपको बताया कि 10% सभी बच्चे माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया करेंगे। 10% निकालना हो तो अमाउंट में से एक जीरो हटा देते हैं। तो पहला पार्टनर की कैपिटल थी 50,000, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा 5,000, दूसरे पार्टनर का 5,000, और तीसरे पार्टनर का बनेगा 10,000।
फिर भी जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो वो अमाउंट इंटू 10/100 इंटू 12/12 कर लेंगे। तो सर ये तो बन गया 20,000। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि सी एक पार्टनर है जिसे सैलरी देनी है, और मैंने बताया था कि जब एक ही पार्टनर को देना हो तो सीधा पहले उसका नाम आ जाता है, और इस क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट लिखना है। ब्रैकेट में हम लिख देंगे हम उसे क्या दे रहे हैं, सैलरी 12,000 रुपए। ठीक है सर। फिर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। ठीक है, और फिर ये हम यहां पर अकाउंट को कंप्लीट कर देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, पहले तो मुझे बताओ कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है। जानते हो 1,72,000, 1,72,000। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, 1,72,000 में से 20,000 माइनस करो और 12,000 माइनस करो। बोलो कितना हुआ। सर ये हो गया 1,40,000। समझ में आया, 1,40,000। अब समझना, सभी बच्चे ध्यान से समझना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि 1,40,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेटे ए में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 140 में से 140 में से पहले 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कैपिटल रेशियो। अब आइए चेक कीजिए कैपिटल रेशियो क्या है। 50,000, 50,000 और 1 लाख। जानते हो इसे कैसे कंप्यूट करेंगे। तो पहले कैपिटल रेशियो निकालो, इन तीनों की कैपिटल्स को लिखो। 50,000 इस टू 50,000 इस टू 1 लाख, और इसे काटते चले जाओ। ये कितने से कट सकता है। तो सर इन सभी में 10,000 कॉमन है, तो इनमें से 4 जीरो हटा दो। तो सर अब ये रह गया 5:5:10। आप इसे और क्या काट सकते हो सर, ये सभी 5 से भी डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल करो 1:1:2। यानी कैपिटल रेशियो हुई 1:1:2, और इन सब का सम हो गया 1 + 1 2, 2 + 2 4। यानी इसे डिवाइड करो इन 1:1:2 रेशियो में। तो 20,000 को डिवाइड करो 4 से। सर 20,000 को डिवाइड किया 4 से, ये आया 5,000। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो इसका मतलब इसका होगा 5,000, इसका होगा 5,000, और इसका होगा 20,000 इंटू 2/4 10,000। ठीक है सर। 140 को डिस्ट्रीब्यूट करना था पहले 20,000 को इन कैपिटल रेशो। तो पहले कैपिटल्स को मैंने छोटा छोटा करके काट काट के उनकी रेशो निकाल ली, और उसके बाद आपको पता है जितनी रेशो आए उन सबको प्लस कर दो, प्रॉफिट के उतने हिस्से कर दो, और फिर जिसको जितना हिस्सा देना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सर ये 20 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी 1,40,000 में से 20 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब बच गया 120। अब 120 में से क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट 30,000। अब वो कह रहा है 30,000 जो अगला है उसे डिस्ट्रीब्यूट करो किस रेशो में, इन द रेशियो ऑफ 5:3:2।
अब मुझे बताइए, आप करके बताइए, इसको 532 में डिवाइड कीजिए, करिए। तब तक मैं देखता हूं कितना प्रॉफिट और बच गया। बच्चे कह रहे हैं सर बताओ, हमसे करवा रहे हो। मैंने कहा लो करो ना, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, 30,000 को करो डिवाइडेड बाय 10, 30,000 को डिवाइड कर दो ना 10 से, 3,000, यानी 30,000 के 10 पार्ट कर दो और एक पार्ट की वैल्यू आएगी 3,000। ए को मिलने हैं ऐसे 5 पार्ट, तो 3,000 इंटू 5, 15,000, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 पार्ट 9,000, और 3,000 इंटू 2 पार्ट्स 6,000, और रिमेनिंग जो बच गया 90,000 उसे डिवाइड कर दो इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1:1, इक्वली। तो इसे इक्वली डिवाइड करो, इसे इक्वली डिवाइड करेंगे तो 30,000 यहां, 30,000 यहां, और 30,000 यहां। इक्वली का मतलब होता है 3 हिस्से कर दो और तीनों को एक एक हिस्सा दे दो। अब बताओ, यानी प्रॉफिट की फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो इन्हें टोटल क्या मिला? सर इन्हें मिला 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 30 50,000 इसे मिला, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 30 44,000 बी को मिला, 10 प्लस 6 16 प्लस 30 46,000 सी को मिला। और ये सारा का सारा मिलके कितना होना चाहिए? बोलो 1,40,000। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए उसने कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की थी। अब ये यहां लिख दो, 50,000 ए का, 44,000 बी का, और 46,000 सी का। चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोक देते हैं और आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे होमवर्क पेज नंबर 1.68 एंड 1.69 प्लस देख देख के बनाने के लिए इलस्ट्रेशंस भी आपको होमवर्क में दी जाएंगी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 to 9। और बेटे ये आपकी ड्यूटी है कि जो मैं होमवर्क आपको देता हूं वो आप ईमानदारी से करें। सर हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटे अगर आप करेंगे। और इसमें जो आपको प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है कहां प्रॉब्लम आएगी, चिंता मत कीजिए। अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन है तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। नहीं तो आप मेहनत कीजिए। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।